क्या आप या आपके परिवार में से किसी सदस्य को हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि जहाँ पे थायराइड की ग्रंथि ज़्यादा कार्य करे ऐसी बीमारी है? क्या आपको आपके डॉक्टर ने इसके पहले कभी RAI थेरेपी या तो फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का ट्रीटमेंट का सुझाव किया है? क्या आपको पता है कि ये ट्रीटमेंट कहाँ होती है, कैसे होती है, किस तरीके से की जाती है, किन किन व्यक्तियों को ये ट्रीटमेंट दी जाती है और ये ट्रीटमेंट कराने के वक्त आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आपको ये थेरेपी सबसे आसानी से हो जाए। अगर आपको ये सब के बारे में नहीं पता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ में, क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत ही एक खास टॉपिक जिसका नाम है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या तो फिर RAI थेरेपी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना। अगर आपको इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button and in the description box there is a link. You can click on that link and this video will be played in English language for you. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो सबसे पहले ये जो RAI थेरेपी है वो क्या होती है? RAI थेरेपी का फुल फॉर्म है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। इनफैक्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी यही एक फॉर्मल मेडिकल वर्ड है, लेकिन जैसे हम रेडियो एक्टिव आयोडीन इसका वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी मरीजों को डर सा लग जाता था कि क्या पता ये थेरेपी क्या होगी, किस प्रकार के रेडिएशन होंगे। रेडिएशन तो सिर्फ कैंसर के मरीजों को देते हैं, तो लोग काफ़ी घबरा जाते थे। इसीलिए आपकी एंजाइटी लेवल को कम करने के लिए कभी कभार डॉक्टर्स RAI थेरेपी का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी है ये काफ़ी पुरानी थेरेपी है। इनफैक्ट 1940 से ये थेरेपी हम हाइपरथायरॉयड के मरीजों को रेकमेंड करते हैं। ये थेरेपी काफ़ी सुरक्षित भी मानी जाती है। ये थेरेपी करने के बाद में आपको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और दूसरा कि ये जो थेरेपी है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव यानी असरदार है। इनफैक्ट कभी कभार ये थेरेपी आपको ऑपरेशन की जगह पे भी रेकमेंड कर सकते हैं आपके डॉक्टर। इनफैक्ट कभी कभी हाइपरथायरॉयड की कंडीशन को ठीक करने के लिए हम खास प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एंटी थायरॉयड ड्रग्स। ये जो एंटी थायरॉयड की दवाइयाँ जो है ये परमानेंट इलाज नहीं माना जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो कभी कभी हम उन केसेस में भी RAI थेरेपी इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी हद तक हाइपरथायरॉयड की समस्या को परमानेंटली ठीक करने का इलाज के फॉर्म में माना जाता है। ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी है इसमें हम खास प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और जिसका नाम है रेडियो एक्टिव आयोडीन, या तो हम इसको आयोडीन 131 से भी जानते हैं। ये जो आयोडीन 131 है ये आयोडीन का एक आइसोटोप माना जाता है। तो ये जो केमिकली आइसोटोप है ये इसमें खास ऐसा फीचर है कि ये अपने आप में से एक रेडिएशन को फेंकता है और जिसके द्वारा हम इसको मेडिकली के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करने के पीछे क्या विज्ञान है और इसके पीछे क्या वजह है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो नॉर्मल थायराइड का फंक्शनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, थायराइड की जो ग्रंथि है ये हमारे गले में स्थित है और ये थायराइड की ग्रंथि बनाती है हार्मोन्स जिसका नाम है T3 और T4 हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बनने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आयोडीन। अभी ये आयोडीन जो है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, नमक खाते हैं, इसके अंदर आयोडीन होता है। ये आयोडीन का इस्तेमाल आपका थायराइड ग्रंथि करेगा ये थायराइड के हार्मोन्स बनाने को। ज़्यादा करके हमारे शरीर में आयोडीन इकट्ठा होता है थायराइड की ग्रंथि के अंदर ही।
हमारी थायराइड की ग्रंथि ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि क्या ये आयोडीन है या ये रेडियो एक्टिव आयोडीन है, और इसी वजह से जब हम आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी देते हैं तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन ज़्यादा मात्रा में आपके थायराइड की ग्रंथि के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब जैसे ये ग्रंथि के अंदर इकट्ठा होता है, ये अपना कार्य करेगा, और उसका कार्य क्या है, ये रेडिएशन को फेंकना। और क्योंकि ये रेडिएशन फेंकेगा, आपकी थायराइड की ग्रंथि की जो कोशिकाएं है वो नाश हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना, आपकी थायराइड की ग्रंथि की कोशिकाओं को ये रेडियो एक्टिव आयोडीन नाशित करेगा। अब क्यों हम आपकी थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को नाश करना चाहते हैं? ये नाश करने का जो प्रोसेस है ये मेडिकली प्रोसेस है, यानी आपके केस में ये रिकमेंडेड है, इसीलिए आपको ये थेरेपी दी जाती है। तो ये हम कोशिकाओं को नाश क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे मेनली दो वजह है। सबसे पहले, या तो आपकी थायराइड की ग्रंथि जो है ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करती है और ये हार्मफुल हो सकता है, और दूसरा, आपकी जो थायराइड की ग्रंथि की जो कोशिका है वो कैंसर युक्त बन चुकी है, और इसके वजह से आपको थायराइड के कैंसर हो चुके हैं। तो वो दोनों केसेस में हम आपकी ग्रंथि की कोशिकाओं को नाश करना चाहते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की जो थेरेपी है ये किन किन मरीजों को इस्तेमाल में दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले मरीज आते हैं जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है तो उन केसेस में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का सुझाव करते हैं। देखिए, हाइपरथायरॉयड होने के पीछे बहुत सारी वजह है। उनमें से एक वजह है टॉक्सिक थायराइड नोड्यूल, यानी कि आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर एक छोटी सी गठान है और यह गठान बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बना रही है। तो ये गठान को हम निकालना चाहते हैं, इसीलिए हम RAI थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज। देखिए, ग्रेव्स डिजीज भी हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट करता है। ग्रेव्स डिजीज जो है ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है, यानी कि आपका शरीर ही आपकी थायराइड की ग्रंथि के ऊपर विपरीत असर लेके आता है और आपको थायराइड की बीमारी लेके आता है। तो ये दो मेजर रीजन होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में। तो ग्रेव्स डिजीज में भी हम RAI थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार RAI थेरेपी हम तभी भी इस्तेमाल करते हैं अगर कोई मरीज को एंटी थायराइड ड्रग्स, यानी जो थायराइड की ग्रंथि के ऊपर कार्य करने वाली दवाएं लेना नहीं चाहते हैं। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि हम दवाइयाँ दे रहे हैं लेकिन दवाइयों का उतना अच्छा असर नहीं आ रहा है, तो भी RAI थेरेपी आपको डॉक्टर रेकमेंड कर सकते हैं। कभी कभार मरीज दवाइयाँ ले तो रहा है लेकिन मरीज को ये दवाओं के वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट और दुष्प्रभाव हो रहे हैं। कभी कभार ये दवाइयाँ जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आती। साथ ही साथ कभी कभार ऐसा भी हो जाता है जब हम मरीज को बात करते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, तो मरीजों को लगता है कि ये दवाइयाँ रोजाना कौन लेता बैठेगा, उससे तो अच्छा है एक बार हम RAI थेरेपी करवा लेते हैं। तो कभी कभी ऐसे केसेस में फर्स्ट लाइन थेरेपी भी ये हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमने आपको दवाइयाँ दी है, आपने कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए दवाइयाँ ली है, जैसे ही दवाइयाँ बंद कर दी आपकी बीमारी वापस आ गई, जिसको हम रिलैप्स कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का सुझाव करते हैं। तो ये हो गए दो मेजर कंडीशन। तीसरी कंडीशन है जिसका नाम है थायराइड के कैंसर्स। तो थायराइड के किस प्रकार के कैंसर्स में हम ये दवाइयाँ और ये रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चौथा कंडीशन है जिसका नाम है गॉइटर। अब गॉइटर क्या होता है? जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि बड़ी हो जाती है, इस कंडीशन को गॉइटर कहते हैं। यानी ये चारों कंडीशन के अंदर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि ये थेरेपी के पहले आपको कैसे प्लानिंग होती है। देखिए, ये जो थेरेपी जो है ये एक प्लान्ड ट्रीटमेंट है।
यानी आपको निर्धारित करना है आपको ये थेरेपी कब करवानी है। ये थेरेपी ज़्यादा करके इमरजेंसी सिचुएशन की थेरेपी नहीं है, यानी आपको डॉक्टर ये नहीं कहेगा आज के आज आपको ये थेरेपी करवानी है। ये यूजुअली प्लान आउट थेरेपी ही होती है। साथ ही साथ कभी कभार आपके केस पे डिपेंड करता है, ये थेरेपी ऑप्शनल ट्रीटमेंट भी हो जाती है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये थेरेपी करवाना ही पड़ेगा। आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए क्या आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल है, और अगर आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल है और अगर आपको ये थेरेपी नहीं करवानी है तो आप ऑप्शंस वाली ट्रीटमेंट भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वो हालांकि आपके केस पे डिपेंड करता है, तो आप आपके डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिएगा। जब आपके डॉक्टर आपको ये थेरेपी का सुझाव करते हैं तो साथ साथ ये थेरेपी के साथ में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, क्या आपको साइड इफेक्ट्स होंगे, ये सभी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और अगर आपको वो डॉक्टर डिटेल में नहीं बता रहे हैं तो आज के लिए मैंने एक खास वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल हो। देखिए, हर एक मेडिकल केस अलग होता है, तो हर एक केस में जो गाइडलाइंस है वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको जनरल गाइडलाइंस बता रही हूँ जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के लिए एप्लीकेबल होती है। तो जैसे ही आपके डॉक्टर ने आपको ये सभी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बताए, ये ट्रीटमेंट कराने के क्या फ़ायदे हैं क्या गैर फायदे हैं वो बता दिया, अब आप घर पे जाइए, आराम से आपके फैमिली मेम्बर के साथ में डिस्कस कीजिए कि क्या आप ये थेरेपी करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो अगर आप ये थेरेपी करवाना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये प्लान आउट थेरेपी होती है। तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या क्या आपको खास ख्याल रखनी है, ताकि ये थेरेपी आपके केस में सही तरीके से हो पाए। अब दूसरा एक सवाल मरीजों का आता है कि ये थेरेपी कहाँ पे की जाती है। देखिए, ये जो थेरेपी जो है ये ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट या अस्पतालों में की जाती है जहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट हो। जी हाँ, ज़्यादा करके ये थेरेपी डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक के अंदर नहीं होती है, अनलेस के वहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का सेटअप हो, लेकिन ज़्यादा करके ये सेटअप बड़े बड़े अस्पतालों में ही होता है, यानी आपको ये थेरेपी वहीं पे होती है। ये थेरेपी कराने के पहले आपको अस्पताल के अंदर यूजुअली भर्ती नहीं होना पड़ता। बहुत लोगों को ये होता है हमको कितने दिन के लिए अस्पताल में भर्ती होना है। यूजुअली ये थेरेपी जो है ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी बेसिस पे होती है। यहाँ पे आपको एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अगेन आपके मेडिकल केस पे डिपेंड करता है। कभी कभार आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ बहुत पुअर है या तो आपको और कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती करने का सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा एक मरीजों का सवाल होता है कि ये थेरेपी कराने के वक्त पे किन किन डॉक्टर्स किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखिए, ये जो थेरेपी जो है ये एक टीम वर्क में मानी जाती है। तो ज़्यादा करके इसमें सबसे पहला आएगा आपका थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। उसके बाद में दूसरे जो टीम ऑफ डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो है न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, जिसको हम रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स भी कहते हैं। तीसरा इन्वॉल्वमेंट होगा जो न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट के जो टेक्नीशियन होते हैं, जो आपको ये थेरेपी देंगे, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर इसके पहले आपकी थायराइड की ग्रंथि बहुत बड़ी है और कोई कारणवश आपने सर्जरी की है तो उन केसेस में थायराइड के स्पेशलाइज्ड जो सर्जन होते हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। पांचवा, अगर हाइपरथायराइड की कंडीशन के वजह से आपकी आंखों पे उसकी असर आई है, जिसको हम थायराइड आई डिजीज कहते हैं, अगर आपको वो भी बीमारी है तो उन केसेस में आपके जो आंखों के डॉक्टर है, जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर्स है, उनकी भी टीम में शामिल हो सकता है। यानी ज़्यादा करके ये 4-5 डॉक्टर्स और उनकी टीम मिलके ही आपकी ये ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा एक मरीजों का सवाल होता है कि क्या ये ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई मशीन के अंदर से गुजरना पड़ेगा या हमारे शरीर के ऊपर कोई मशीनों का इस्तेमाल होगा। देखिए, ये जो थेरेपी है ये सिटी स्कैन या तो एमआरआई ऐसी टेस्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मशीन के अंदर भीतर गुजरना पड़ता है। बहुत लोगों को ऐसा फोबिया होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया जिसको कहते हैं, जिनको बहुत डर लगता है कि एमआरआई मशीन के अंदर जाना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को डर लगता है। तो देखिए, ये थेरेपी है, इसमें आपको कोई भी मशीन के भीतर नहीं जाना, कोई भी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप बहुत ही आसानी से ये थेरेपी करवा सकते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि ये थेरेपी कराने के पहले आपको क्या तैयारी करनी है।
जैसे कि शुरू में बताया, ये थेरेपी प्लान्ड थेरेपी है, तो अगर आप सही तरीके से प्लान आउट करेंगे तो आपके लिए ये थेरेपी कराना भी आसान हो जाएगा, थेरेपी के बाद का प्रोसेस भी बहुत आसान हो जाएगा और आपको ये थेरेपी का सबसे ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। तो क्या तैयारियां करनी है? सबसे पहले अगर आप काम कर रहे हैं, बाहर ऑफिस में जा रहे हैं या तो आपका जॉब चल रहा है, तो वहाँ पे आपको कम से कम 5 से 7 दिन की छुट्टियों का एप्लीकेशन देना है। ये इसलिए क्योंकि ये थेरेपी के बाद में आपको कुछ खास ख्याल रखने पड़ते हैं, कुछ खास प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो उस वक्त के दौरान आप बाहर ना जाए वो बेहतर है। दूसरा, अगर आप महिला है और आप ही घर के भीतर खाना बना रहे, आप ही घर के अंदर सब कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप आपके आस पड़ोस का हेल्प ले सकते हैं, या तो आपके घर में कोई और बुजुर्ग या तो और फैमिली मेम्बर है उनका हेल्प लीजिए, या तो आपके घर में कोई सर्वेंट है उनको आप बताइए कि वो छुट्टी ना करे ताकि उन दिनों के दरमियान आपका काम अटके नहीं। साथ ही साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी आपको किसी और फैमिली मेम्बर को या एक रिश्तेदार को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपकी एब्सेंस में वो उनका खास ख्याल रखे, क्योंकि छोटे बच्चों से आपको ट्रीटमेंट के बाद में थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है, तो ये बात का भी आप खास ख्याल रखिए। दूसरा, अगर आप स्तनपान कराती हुई माता है तो उन केसेस में ये थेरेपी नहीं दी जाती। ये थेरेपी हम तभी स्तनपान कराती हुई महिलाओं को रेकमेंड करते हैं जब वो स्तनपान कराना बंद करेगी तभी ही। जी हाँ, तो अगर आपने ये थेरेपी प्लान आउट की है तो उसके 2 से 3 हफ्ते पहले आप ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर दीजिए। इसके पीछे बहुत सी वजह है। सबसे पहला, अगर आपने 2-3 हफ्ते पहले ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दिया है तो आपके बच्चे को ये ब्रेस्ट मिल्क जो नहीं मिल रहा है और वो कुछ और खाना पीना खा रहे हैं, वो जो वीनिंग की जो प्रक्रिया कहते हैं वो इजी हो जाएगा। वरना क्या होता है, बहुत सी बार ऐसे होता है कि मरीज ने थेरेपी ले ली, उसके बाद में वो बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, लेकिन अभी बच्चा प्रॉपरली वीन ऑफ नहीं हुआ तो बच्चा बहुत रोता है और माता फिर वो टाइम पे बहुत टेंशन में आ जाती है कि अब क्या करें। तो वैसा नेगेटिव सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसीलिए आप पहले से ही ब्रेस्ट फीडिंग को बंद कर दीजिए। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ये ट्रीटमेंट आप तभी कीजिएगा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराना चाहती है। तो अगर आप आपके बच्चे को दूध पिलाना कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो ये थेरेपी को आप थोड़ा डिले कीजिएगा। दूसरा फायदा ये भी होता है कि अगर आपने प्रॉपरली विन आउट किया है तो जो आपका शरीर में भी मिल्क प्रोडक्शन, जो लैक्टेशन है, वो कम हो जाएगा। वरना क्या होगा, बच्चे को आप दूध नहीं पिला रहे, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा दूध बना रहा है, फिर वो मिल्क इकट्ठा हो जाएगा आपकी स्तन के अंदर, और इसके वजह से बहुत सी बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्तन में दर्द होता है, कभी कभी मेस्टाइटिस जैसे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो ये ना हो, इसीलिए आपको ब्रेस्ट फीडिंग को प्रॉपरली प्लान आउट करके बंद करना है। दूसरा, एक खास ख्याल ये रखना है, खास करके अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिला है और अगर आप शादीशुदा महिला है तो आपको ये बात का खास ख्याल रखना है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। ये थेरेपी गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर थायराइड की बीमारी की वजह से उनके महीने काफ़ी अनियमित होते हैं तो महिलाओं को पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट अचानक से हो गए, फिर ट्रीटमेंट हो जाती है, फिर पता चलता है कि वो महिला गर्भवती थी। तो ऐसे केसेस में वो थेरेपी आपके गर्भ में जो बच्चा है उसको भी नुकसान दे सकती है और आपको डॉक्टर फिर रेकमेंड करेगा कि आपको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कराना पड़े। तो ये सभी प्रॉब्लम में ना आप गुजरे, इसके लिए आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। और अगर आप कोई ठोस ऐसे गर्भ निरोधक गोलियां या कोई गर्भ निरोधक और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको तो ये बहुत खास ख्याल रखना है। तो हम आइडियली यही रेकमेंड करते हैं कि जिस भी दिन आपका थेरेपी है उसके अगले दिन यानी 24 घंटों के भीतर आप आपकी एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या तो बीटा HCG वाली टेस्ट होती है वो करवाइए। ये देख लीजिए कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप ये ट्रीटमेंट नहीं करवाइएगा। हमने कभी कभार ऐसे भी अस्पतालों में ऐसे औरतें देखी है जिन्होंने अपनी तारीख लिखवा दी थी अस्पताल में ये थेरेपी के लिए 2 महीने पहले। अब आए अस्पताल में और पता चला प्रेग्नेंट है तो सोचते हैं कि अब ये तारीख वापस कौन लेगा, तो चलो ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं।
तो ऐसी नादानी से आप मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट है तो तुरंत ही आप आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करवाइए, और आप आपकी प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये थेरेपी आप नहीं करवाइए। ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसीलिए ये ना हो। इसीलिए ये बातों पे बहुत ज़्यादा गौर करना है, और ख़ास करके छोटे शहरों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, वहाँ पे ऐसी गड़बड़ें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये ट्रीटमेंट कराने के पहले कम से कम 10 से 15 दिन आप लो आयोडीन वाला डाइट लीजिए। अब क्या होता है लो आयोडीन डाइट? देखिए, आयोडीन जो है हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है आयोडाइज्ड नमक, और दूसरा ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत ज़्यादा आयोडीन से भरे हुए होते हैं। उसमें खास प्रकार से आ जाता है जो खाद्य पदार्थ आपको सी फूड्स यानी समंदर में से मिलते हैं। तो समंदर में से मिलने वाली मछलियां हैं, इन सभी में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। तो आप आपके डाइट में ये हाई आयोडीन वाला डाइट नहीं लीजिए। साथ ही साथ अगर आप कोई आयोडीन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे उसकी गोलियां आती है, लिक्विड आते हैं, अगर ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ये भी आप कम से कम 10 से 15 दिन पहले बंद कर दीजिए। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हम ये ट्रीटमेंट इसीलिए कराना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब आप ये आयोडीन, जो रेडियो एक्टिव आयोडीन आप शरीर में लेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो एब्जॉर्ब होगा, उतना ही वो अपना कार्य करेगा। तो आपकी थायराइड की ग्रंथि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन तभी ही एब्जॉर्ब करेगी अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि में कम आयोडीन है। अगर आपने बहुत ज़्यादा आयोडीन खाया है तो आपकी थायराइड की ग्रंथि के अंदर बहुत ज़्यादा आयोडीन पहले से भरा हुआ है। तो अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि में आयोडीन भरा हुआ है तो आप रेडियो एक्टिव आयोडीन लेंगे, आपकी थायराइड की ग्रंथि वो रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं लेगी, तो आपने जो भी ट्रीटमेंट कराई है उसका आपको फायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको लो आयोडीन डाइट 10 से 15 दिन पहले लेना अच्छा माना जाता है, ताकि आपको ये थेरेपी का मैक्सिमम फायदा हो। दूसरा एक बात का ख्याल ये रखना है कि अगर ये थेरेपी तभी कार्य करेगी जब आपकी थायराइड की ग्रंथि अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। इसीलिए हम ये थेरेपी कराने के कुछ दिन पहले जो एंटी थायराइड की जो दवाइयाँ होती है उसको बंद करने का सुझाव देते हैं। ये कितने दिन पहले बंद करनी है वो आपके मेडिकल केस पे डिपेंड करेगा, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन ज़्यादा करके जो दवा होती है जिसका नाम है कार्बिमाजोल, ये दवाइयाँ हम 5 से 7 दिन पहले बंद करने को एडवाइस करते हैं। दूसरी दवाई है जिसका नाम है प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये दवाइयाँ हम 10 से 15 दिन पहले बंद करने की एडवाइस करते हैं। साथ ही साथ बहुत से मरीज एक कॉफ यानी खांसी के लिए कॉफ सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार ये कॉफ सिरप में भी आयोडीन भरा हुआ होता है। तो अगर आप ऐसी भी कोई दवाइयाँ लेते हैं तो आप आपके डॉक्टर को पूछिए कि क्या ये दवा में आयोडीन है। अगर है तो आप वो दवा ना लीजिए और उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव लीजिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत से मरीज एमियोडेरोन, ऐसी भी एंटी एरिथमिक यानी जो हृदय विकारों की दवाइयाँ होती है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितने वक्त पहले बंद करनी वो आपके मेडिकल केस पे डिपेंड हो सकता है, आप आपके डॉक्टर को पूछ लीजिएगा। कभी कभार बहुत से मरीजों को हाइपरथायरॉयड के बहुत ज़्यादा लक्षण होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनें फास्ट होती है, जिसको पाल्पिटेशंस कहते हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी जैसा होता है, हाथ पैर में कपकपी होती है जिसको ट्रेमर्स कहते हैं। तो ऐसे कोई लक्षण है तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर जो बीटा ब्लॉकर नाम की दवाइयाँ होती है वो एडवाइस करे और वो आपको प्रिस्क्राइब भी करे। साथ ही साथ अगर आप और कोई दवाइयों का इस्तेमाल करें, जैसे कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ है, डायबिटीज़ की दवाइयाँ है, अगर ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें तो आप आपके डॉक्टर को पूछिए, आपका पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिखाए कि क्या कोई गोली मुझे पहले कुछ दिनों पहले बंद करनी है या चालू रखनी है, वो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो ये कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है। अब जब आप ट्रीटमेंट कराने जाने वाले हैं तो समझो कि आपकी ट्रीटमेंट कल है, तो आपको आज रात के भोजन के बाद में आपको कुछ खाना पीना नहीं है, आपको फास्टिंग स्टेट में रहना है। और जब आप फास्टिंग स्टेट में रहते हैं तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको खास ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि थायराइड की बीमारी डायबिटीज़ के मरीजों को भी काफ़ी कॉमन होती है, तो दोनों बीमारियां बहुत कोएग्जिस्टेंट होती है।
तो अगर आप डायबिटीज़ की गोलियों का इस्तेमाल करें, तो इंसुलिन का इस्तेमाल करें, तो आप ये देख लीजिएगा कि आप कितने वक्त के लिए फास्टिंग स्टेट में रहने वाले हैं। उस हिसाब से आपका डोज चेंज हो सकता है उस दिन के लिए। कभी कभार क्या होता है, मरीज को घर से अस्पताल में पहुंचने को वक्त लगता है, वो भूखे पेट गए हैं, साथ में उसके बाद में अस्पताल में लाइन है, वहाँ पे वक्त लग गया, और उस वक्त पे अगर आपने कुछ खाना नहीं खाया है और आपने डायबिटीज़ की गोली या इंसुलिन का इस्तेमाल कर लिया है, तो आपका ब्लड शुगर डाउन हो जाएगा और आपको फेंट यानी आप फेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे सब कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए आप आपके डॉक्टर को ये भी पूछ लीजिएगा कि डायबिटीज़ की दवाइयों का क्या चेंजेस करना है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको खास ख्याल रखने हैं जब आप ये ट्रीटमेंट को प्लान आउट करेंगे। अब चलिए ये जानते हैं कि ये थेरेपी कैसे की जाती है। तो देखिए, जैसे आपने निश्चित किया कि आपको अस्पताल के अंदर जाना है, तो जब आप घर से निकलेंगे तो 2-3 बातों का खास ख्याल रखें। सबसे पहला, आप आपके पुराने जो भी मेडिकल की जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, वो कैरी कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, जहां तक हो सके अगर आपके पास आपका खुद का प्राइवेट व्हीकल यानी गाड़ी है तो उसका इस्तेमाल कीजिएगा। जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना कीजिए। ये इसलिए क्योंकि आफ्टर द थेरेपी आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा और तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। तीसरी बात का खास ख्याल ये रखना है कि आप जब ये अस्पताल जाएंगे, आपके साथ में मैक्सिमम एक व्यक्ति को, आपके फैमिली मेंबर को साथ में लेके जाए। बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स मत जाइए, छोटे बच्चों को लेके मत जाइए, क्योंकि थेरेपी के बाद में आपके शरीर में काफ़ी रेडिएशन रहेगा जिसके वजह से उनको नुकसान हो सकता है। तो उनको वो ना हो, उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी है। चौथा, जब आप जाएंगे तो अपने जो कपड़े हैं थोड़े लूज पहनिए ताकि आपको कंफर्टेबल हो जाए, और आपका जो भी वेदर है, जो भी तापमान है, उस हिसाब से आप कपड़े पहनिएगा। पांचवा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने साथ में कुछ खाने पीने का भी कैरी कीजिएगा कि बाई चांस अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड शुगर हो जाता है तो आप उस कंडीशन को भी टैकल कर सकते हैं। तो ये कुछ बातों का खास ख्याल आप रखिएगा। अब आप पहुंच गए अस्पताल में आपकी अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तब क्या होगा? तो जैसे ही आप न्यूक्लियर मेडिसिन के डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ के जो टेक्नीशियन है वो आपको पूरी ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, आपको समझाएंगे, बताएंगे कि थेरेपी कैसे होती है, किस तरीके से होती है। उसके बाद में वो आपको समझाने के बाद में हो सकता है आपको एक पर्चा, जिसको हम कंसेंट पेपर कहते हैं, उस पर आपके हस्ताक्षर ले सके। वो उसमें ज़्यादा करके यही लिखा होता है कि आपको पता है ये थेरेपी क्या होती है, इसके क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है। इसमें ये भी लिखा हुआ रहता है कि आप गर्भवती महिला या तो बच्चे को दूध पिलाती महिला है तो नहीं है, और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, वो सभी पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं। तो ये कंसेंट पेपर पे वो आपके सिग्नेचर ले सकते हैं। अब जबकि आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी तो बहुत आसानी से ये ट्रीटमेंट होती है। इसके अंदर आपको या तो फिर कोई गोली या तो फिर ये रेडियो एक्टिव आयोडीन भरा हुआ लिक्विड देंगे आपको। वो लिक्विड या तो गोली जो भी आपके अस्पताल में दे रहे हैं वो आपको मुंह से लेना है, बस हो गया थेरेपी। तो जैसे आपने ये मुंह से लिया, या तो गोली लिया या तो लिक्विड लिया, वो आपके मुंह के द्वारा आपके शरीर में पहुंचेगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम से ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, और जैसे ये एब्जॉर्ब होगा आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में वो पहुंचेगा और उसके द्वारा वो आपकी थायराइड की ग्रंथि तक इवेंचुअली आ जाएगा। अब क्योंकि हमने कुछ खास ख्याल रखे थे, लो आयोडीन वाला डाइट रखा था, तो क्या होगा, ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ये थायराइड की ग्रंथि फटाफट एब्जॉर्ब करने लगेगी, और जैसे ही इसने एब्जॉर्ब करना शुरू किया आपके ब्लड में से इसका कंटेंट कम होता जाएगा और थायराइड के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन की मात्रा बढ़ते जाएगी। जो भी रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर थायराइड ने नहीं एब्जॉर्ब किया है तो ये ज़्यादा वाला जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो आपके शरीर के जो भी लिक्विड है उसमें से बहता हुआ एक्सक्रीशन के द्वारा निकल जाएगा। तो ज़्यादा करके जो थायराइड की ग्रंथि ने ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्जॉर्ब कर लिया है, अब ये क्या करेगा, ये अपना कार्य करना शुरू करेगा। ये कार्य करना यूजुअली 1 से 3 महीनों के वक्त के अंदर इसका एक्शन होना शुरू हो जाता है,
और ये जैसे ही अपनी एक्शन शुरू होगा, आपकी जो थायराइड की ग्रंथि की कोशिकाओं को ये रेडिएशन के द्वारा डिस्ट्रॉय यानी नाश करना शुरू कर देगा। आपके शरीर में इसके जो इफेक्ट है वो आते आते कम से कम कुछ महीने भी लग सकते हैं, 3 से 6 महीने भी हो सकते हैं। इन वक्त के दौरान क्या आपको गोलियां लेनी है या नहीं लेनी है, वो आपके मेडिकल केस पे डिपेंड करेगा और वो आपको आपके डॉक्टर रेकमेंड करेंगे कि क्या गोलियां थायराइड की आपको बंद करनी है, क्या गोली आपको चालू रखनी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का डोज कैसे सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, जो डोज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत से कम डोज दिया तो हो सकता है आपको आगे चल के वापस एक बार ये थेरेपी करानी पड़े, और अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में डोज दे दिया तो हो सकता है कि आपकी पूरी थायराइड की ग्रंथि पे इसकी असर आए और आपको ज़्यादा मात्रा में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए। इसीलिए सही मात्रा का रेडियो एक्टिव आयोडीन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम कैसे निश्चित करते हैं? तो देखिए, इसके लिए एक खास प्रकार का स्कैन होता है जिसको हम थायराइड स्कैन कहते हैं। ये स्कैन कैसे करते हैं, किस तरीके से होता है, इसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जब हम ये स्कैन करते हैं तो हम 2 बात का खास ख्याल रखते हैं। पहला हम ये देखते हैं कि आपकी थायराइड की ग्रंथि कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, यानी उसकी साइज कितनी है। जितनी बड़ी आपकी थायराइड की ग्रंथि की साइज होगी उतना ज़्यादा आपको रेडियो एक्टिव आयोडीन लगेगा, और जितनी आपकी ग्रंथि छोटी होगी उतना आपको आयोडीन का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। दूसरा ये बात का हम देखते हैं कि ये स्कैन के एंड में आपकी थायराइड की ग्रंथि में कितना अपटेक हुआ है, यानी उसने कितना ज़्यादा थायराइड को चूस के पी लिया है। अगर अपटेक जितना ज़्यादा होगा उतना आपको कम डोज की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना अपटेक कम होगा उतनी आपकी डोज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। तो ये 2 बातों, साइज और अपटेक, ये दोनों बातों पे ही आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन का डोज निश्चित होता है, और उसी इतना ही डोज आपके वहाँ पे जो टेक्नीशियन है वो आपको ये डोज देंगे। घबराइए नहीं, ये जो टेक्नीशियन होते हैं ये ट्रेंड होते हैं, उनको पता होता है कि कितना डोज देना है, और कितना डोज देना है आपके केस में वो आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ होता है। तो ये आप मत घबराइएगा कि वो टेक्नीशियन ज़्यादा तो नहीं दे देगा या तो कम तो नहीं दे देगा, ये बात का आप ख्याल छोड़ दीजिएगा। अब चलिए ये जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट कराने के बाद में आपको किस बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, जिसको हम पोस्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी केयर कहते हैं। तो सबसे पहले, जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि आप ये ट्रीटमेंट कराने के वक्त पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी बस हो गई, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन हो गया, फिर टैक्सी हो गई, ऑटो रिक्शा हो गए, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का शुरुआत के 5 से 7 दिन को आपको नहीं इस्तेमाल करना। ज़्यादा करके ये प्रिकॉशन 5-7 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन अगर आपके केस में ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव आयोडीन का डोज दिया है तो हो सकता है आपके प्रिकॉशन थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए भी हो सके। वो आपको आपके जो रेडियो एक्टिव आयोडीन देने वाले जो टेक्नीशियन है या तो न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर है वो आपको रेकमेंड करेंगे। ये जनरल गाइडलाइंस जो है जो मैं बता रही हूँ। साथ ही साथ आपको पब्लिक एरियाज़ में भी नहीं जाना है, जैसे कि पार्क हो गया, सिनेमा घर हो गया या तो मॉल हो गया, ऐसे जगहों पर भी आपको शुरुआत के 7 दिन तक नहीं जाना है। ये इसीलिए खास करके हम कहते हैं क्योंकि ये थेरेपी लेने के बाद में आपके शरीर के भीतर बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन किसी और व्यक्ति को आ सकता है। यानी ये जो प्रिकॉशंस है ये खास आपके लिए नहीं है लेकिन दूसरे इंसानों के लिए है। जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा नज़दीकी संपर्क में आपको परिवार के और सदस्यों के साथ में भी नहीं आना है। ये प्रिकॉशन 5-7 दिनों के लिए आपको रखने हैं। और ख़ास करके अगर आपके घर में गर्भवती महिला है, बड़े बुजुर्ग है और 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनसे आप दूरी बनाए रखें। अगर आप किसी व्यक्ति से बातचीत भी कर रहे हैं तो कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस आप मेंटेन रखिए।
अगर आप घर में आ गए हैं तो अगर आपके घर में एक अलग सा कमरा जिसमें टॉयलेट और बाथरूम की सुविधा हो, ऐसे ही रूम का चुनाव कीजिएगा, क्योंकि ये आपको आइसोलेशन और क्वारंटाइन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे ही आप वो रूम के अंदर आ जाते हैं, आपको अकेले ही रहना है 5 से 7 दिन। आपको फैमिली के और मेंबर्स के साथ में नहीं सोना है, ना ही खाना पीना है। जो भी आप खाना पीना खाते हैं, आपके बर्तन, आपके ग्लास सब अलग रखिए इन दिनों के दरमियान। और जैसे ही आपने खाना पीना खा लिया, आपकी ओवरऑल हेल्थ अगर अच्छी है तो ये सभी बर्तन ये आप खुद ही उसको साफ करके आपके रूम में रख दीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके हाथों को धोते रहिएगा, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो एक्सेस जो है ये आपके स्वेट यानी पसीने में भी रहता है, तो आपके हाथों में भी वो रेडिएशन हो सकता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना आप बार बार अपने हाथों को धोते रहिएगा। जितना ज़्यादा हो सके दिन में 2 से 3 बार आप स्नान भी करें तो वो भी अच्छा है। स्नान करने के बाद में जो भी आपने कपड़े जो पहने हैं वो आप फैमिली के और सदस्यों के साथ में उसको धोने में ना डालें, उसको अलग से धोइए, अलग से सुखाइए। अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं घर के अंदर, तो जो भी आपने कपड़े इकट्ठे किए उसको वॉशिंग मशीन में अकेले ही धोइएगा। और वॉशिंग मशीन में धोने के बाद में एक साइकिल वॉशिंग मशीन की ऐसे ही चलाइए ताकि वॉशिंग मशीन के अंदर भी कोई रेडिएशन आपके कपड़ों के द्वारा जो पहुंचा है वो ना पहुंचे। तो ये सभी खाने पीने के टाइम पे और डे टू डे लाइफ में आपको प्रिकॉशंस रखने हैं। जो भी आप जहाँ पे सो रहे हैं, तकिया है, चद्दर है, वो भी आप 5-7 दिन के लिए अलग रखिए और उसको फिर सेपरेटली अलग से वॉश आउट कर लीजिएगा। दूसरा, ये जब भी आपने रेडिएशन की जो ट्रीटमेंट ली है, पहले शुरुआत के 2 से 3 दिन सबसे ज़्यादा मात्रा में एक्सेस वाला जो रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो एक्सक्रीट होता है, और ये ज़्यादा करके एक्सक्रीट होता है शरीर के लिक्विड्स में, यानी उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आ जाता है पेशाब यानी यूरिन। उसके अलावा ये एक्सेस रेडियो एक्टिव आयोडीन एक्सक्रीट होता है आपके पसीने में, ठीक है, फिर आपके मुंह में जो लार है इसमें, फिर वजाइनल सिक्रेशन में, सीमेन में, और आपके आंसुओं में, यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा RAI जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो एक्सक्रीट होता है। इसीलिए इन 5-7 दिनों के दरमियान आपको सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं करनी, ना आपको किसी को किसिंग करना है जहाँ पे आपका सलाइवा एक्सचेंज हो। ये बातों का आपको भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रेडिएशन ज़्यादा करके आपके पेशाब में एक्सक्रीट होता है। हम यही रेकमेंड करते हैं कि शुरुआत के 2-3 दिन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। हर 1-2 घंटे में 1 से 2 गिलास आप पानी पीजिए, ताकि हर 1-2 घंटे में आपको बार बार पेशाब आए। अब जब आपको पेशाब आ रही है और जब आप टॉयलेट का इस्तेमाल करें, तो पेशाब करने के बाद में आप उसको कम से कम 2 से 3 बार फ्लश कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा करके ये रेडिएशन आपके पेशाब में और थोड़ी मात्रा में आपके टॉयलेट में यानी संडास में भी होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप फ्लश करेंगे ये रेडिएशन उतना फ्लश आउट हो जाता है। टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बाद में आपको आपके हाथों को वापस से अच्छे से धो लेना है। और अगर आप पुरुष हैं तो उन केसेस में आप खड़े रह के यूरिन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से थोड़ा बहुत यूरिन के पेशाब के छींटे आपकी टॉयलेट सीट पे भी जा सकते हैं। इसीलिए हम यही रेकमेंड करते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो भी आप बैठ के ही यूरिन कीजिए, ताकि ज़्यादा करके ये यूरिन इधर उधर फैले नहीं और रेडिएशन ज़्यादा करके इधर उधर जाए नहीं। अगर आप महिला है और अगर आप खाना बना रही है, तो शुरुआत के ये 5-7 दिन आपको किचन में नहीं जाना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये रेडिएशन आपके पसीनों में भी होता है। तो अगर आप नंगे हाथों से अगर खाना बनाते हैं तो ये रेडिएशन आपके खाने के द्वारा आपके फैमिली के और सदस्यों को भी पहुंच सकता है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि ये ट्रीटमेंट प्लानिंग से होती है, यानी आप ये खास ख्याल रखें कि 5-7 दिन जब आप ये प्रिकॉशंस में रहेंगे, आपके फैमिली में और कोई सदस्य है जो आपकी ये जो ड्यूटी है वो निभाए, ताकि आपके द्वारा किसी और सदस्य को प्रॉब्लम ना आए। तो ये सभी बातों का खास ख्याल रखना है। अब जब आप खाना खाएंगे तो
तो किस प्रकार का खाना होना चाहिए? ये खाना लाइट हल्का खाना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला नहीं होना चाहिए, और ख़ास करके ये खाना भी लो आयोडीन वाला खाना होना बेहतर है, क्योंकि आपके शरीर में आपके थायराइड ने बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लिया है, और उस वक्त पे अगर आप हाई आयोडीन कंटेनिंग फूड खाएंगे या तो हाई आयोडीन कंटेनिंग सप्लीमेंट्स लेंगे तो ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो जैसे कि शुरुआत में आपने लो आयोडीन वाला डाइट रखा है, वैसे ही लो आयोडीन डाइट आप ट्रीटमेंट कराने के बाद में कुछ दिनों तक आप खाइए पिए। तो इन सभी जनरल गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है। अब 5 से 7 दिन का आपने प्रिकॉशंस रख लिया, और अगर आपको किसी कारणवश ट्रैवल करना पड़ रहा है, खास करके ये ट्रैवलिंग अगर आप एयरपोर्ट से यानी हवाई जहाज से कर रहे हैं या तो फिर आप सी पोर्ट से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको खास प्रिकॉशंस क्या रखने हैं? तो सबसे पहले जैसे ही आपने ट्रीटमेंट ली है ना, तो उसके बाद में आप एक खास मेडिकल सर्टिफिकेट उनसे लीजिए कि आप ये रेडियो एक्टिव आयोडीन के ट्रीटमेंट से गुजरे हैं। ये इसलिए क्योंकि कभी कभार जहाँ पे एयरपोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के वजह से, सुरक्षा के वजह से खास प्रकार के आपको डिटेक्टर से गुजरना पड़ता है, और कभी कभार ये रेडिएशन डिटेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे मरीजों के शरीर के भीतर जो रेडिएशन है वो पिकअप हो जाते हैं। फिर आपको वहाँ के जो एयरपोर्ट के ऑफिसर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा पूछताछ करेंगे, फिर आपको गड़बड़ी और प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट लीजिए और अपने साथ में उसको कैरी कीजिए। तो वहाँ पे आपके जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं उनको आप बताइए कि आपने ये ट्रीटमेंट किया है, उसके वजह से आपके शरीर के भीतर रेडिएशन है, इसके वजह से आपको वो डिटेक्टर्स ने पकड़ा है। वरना तो बहुत सी बार हमने ये भी देखा है, मरीज जब ट्रीटमेंट के बाद में क्लिनिक में आते बोलते डॉक्टर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, हम ट्रैवल कर रहे थे तभी। तो ये बात का खास ख्याल रखें, ये खास करके शुरुआत के 2-3 महीने में ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ये बात का लेना है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी करने के बाद में आपको अगर बच्चा प्लान करना है तो उसके लिए आपको कुछ धीरज रखनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप पुरुष हैं तो आपको कम से कम 4 से 6 महीने का गैप रखना है, आप फादर ना बने। इस वक्त के दौरान आप अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो आप कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप महिला है तो आपको कम से कम 6 से 12 महीनों तक का गैप रखना है, और तब तक आपको गर्भधारण नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके आने वाले बच्चे के ऊपर इसकी कोई विपरीत असर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हम शुरुआत के ये 4 से 6 महीना मर्दों में और 6 से 12 महीना औरतों में ये स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना सुझाव करते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम ये बात डिस्कस करते हैं तो कभी कभार लोगों को समझ में नहीं आता और उनको लगता है कि ये ट्रीटमेंट के बाद में हमारा शरीर में इनफर्टिलिटी हो जाएगी, हम बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रीटमेंट का आपकी फर्टिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम इसीलिए कहते हैं ताकि आपके ही आने वाले बच्चे के ऊपर ये रेडिएशन की वजह से प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप इस वक्त के भीतर अगर आप गर्भ धारण कर लेते हैं तो हो सकता है आपके बच्चे की थायराइड की ग्रंथि बराबर से कार्य ना करे और उनको भी थायराइड की बीमारी आए। तो ये ना आए, इसी के लिए हम ये प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं। अब चलिए ये जानते हैं कि ये RAI थेरेपी के क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या दुष्प्रभाव है। तो ये जो दुष्प्रभाव है हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला है टेम्पररी और दूसरा है परमानेंट। तो पहले बात करते हैं टेम्पररी साइड इफेक्ट्स। तो टेम्पररी वाले जो साइड इफेक्ट्स है ये कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के लिए रहते हैं, फिर ये निकल जाते हैं। तो क्या है इसमें? तो सबसे पहला, ट्रीटमेंट कराने के बाद में बहुत लोगों को गले में थोड़ा सा सूजन हो सकता है, गले में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा है तो आप एक पेन किलर वाली गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सी बार कुछ दिनों के लिए बहुत लोगों को नोजिया यानी वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होती है, उल्टी होती है, जी मचलना होता है, ऐसा भी होता है, वो भी आप दवाई लेके सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि बहुत सी बार बहुत मरीजों के जो मुंह के अंदर जो सलाइवरी जो ग्लैंड है, जो लार बनाने वाली जो ग्रंथि है, उसमें थोड़ा सूजन आ जाता है। तो इसके वजह से मुंह में उनको सूखापंती भी महसूस हो सकती है, ड्राई माउथ भी हो सकता है।
कुछ कुछ मरीजों का ऐसे भी साइड इफेक्ट आते हैं कि यहाँ पे उनके मुंह के अंदर जो स्वाद है वो उनको महसूस नहीं होता, या तो उनके स्वाद में उनको परिवर्तन आ जाता है, ऐसा महसूस होता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो नींबू है या तो कुछ भी ऐसा खट्टा टेस्ट है या तो कोई एक स्ट्रॉन्ग हर्ब्स है, उसका आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी लोगों को इससे अच्छा रिलीफ मिल जाता है। कभी कभार बहुत मरीजों को आंखों के अंदर सूखापन, जिसको हम ड्राइनेस ऑफ आइज कहते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये कुछ टेम्पररी साइड इफेक्ट्स हैं, वक्त के साथ में निकल जाते हैं। दूसरे जो साइड इफेक्ट है वो है परमानेंट साइड इफेक्ट। और जो परमानेंट वाला जो साइड इफेक्ट है ये ज़्यादा करके मरीजों को होता है। ये ट्रीटमेंट का एक मोस्ट कॉमन वाला साइड इफेक्ट है। अब ये साइड इफेक्ट क्या है? यहाँ पे ज़रूरत से कम कार्य करने लगेगी आपकी थायराइड की ग्रंथि, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही आपने ये रेडियो एक्टिव आयोडीन लिया है, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन आपके थायराइड की हर एक कोशिकाओं के अंदर पहुंच गया। अब वो क्या करेगा, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है और वो कोशिकाओं को नाश कर देता है। तब जब ये कोशिकाएं नाश होती है, आपके रेडियो एक्टिव आयोडीन को ये नहीं पता है कि ये कोशिका पहले ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, इसी को इसी नाश करे। कभी कभार ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो नॉर्मल वाली कोशिका है उसको भी नाश करना शुरू कर देती है। तो इसके वजह से आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य करना कर देगी, आपके शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा भी कम हो जाएगी। इस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे ज़्यादा कॉमन वाला कॉम्प्लिकेशन या तो साइड इफेक्ट के फॉर्म में माना जाता है। तो ये जो हाइपोथायरॉयड की जो समस्या है, इसको ट्रीट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एक खास प्रकार की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है लीवोथायरॉक्सिन। इसको कभी कभार डॉक्टर्स थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। तो ये जो गोली जो है लीवोथायरॉक्सिन की, यूजुअली एक आधी गोली आपको दिन में लेनी पड़ती है। और ये गोली जो है बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा सस्ती भी है, इतनी महंगी नहीं पड़ती। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन को हमें ट्रीट करने के लिए इस गोली का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे ही हम ये बात का डिस्कशन ट्रीटमेंट के पहले करते हैं तो लोगों के मन में एक सवाल बहुत ही कॉमन आता है और वो कॉमन से सवाल बहुत लाजमी है कि डॉक्टर साहब पहले हम ये गोली ले रहे, ट्रीटमेंट कराएंगे फिर ये गोली लेना है, पहले हाइपरथायरॉयड की गोली ले रहे थे फिर हम हाइपोथायरॉयड की गोली ले रहे, तो क्या फ़र्क पड़ा? एज अ पेशेंट मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं ये भी लूँ या वो भी लूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए फ़र्क पड़ता है। जो एंटी थायराइड की जो गोलियां हैं वो ज़्यादा वक्त के लिए हम आपको रेकमेंड नहीं करते, जबकि जो लीवोथायरॉक्सिन की गोली है लंबे वक्त के लिए आप ले सकते हैं। और ये जब आप लंबे वक्त के लिए लेंगे आपके शरीर में और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इसीलिए आपके डॉक्टर जो है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में से हाइपोथायरॉयड के स्टेट में लेके जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन है और आप अकेले नहीं हैं जिसको ये कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कॉमन है, 100 में से कम 90 से 95 लोगों को ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो घबराइए नहीं, ये कॉम्प्लिकेशन की वजह से आप ये ट्रीटमेंट ना कराएं, ऐसा पॉइंट मत सोचिएगा। आपके अगर मेडिकल केस में ये ट्रीटमेंट एप्लीकेबल है तो आप आपके डॉक्टर से बात कीजिए और हो सके तो ये ट्रीटमेंट आगे लिए आप गो हेड कीजिएगा। अब दूसरा सवाल लोगों का ये होता है कि डॉक्टर साहब एक बार हमने ये RAI थेरेपी ले ली, कितने वक्त के बाद में ये अपना असर दिखाना शुरू करेगी? देखिए ये आपके केस पे डिपेंड करता है, इसकी असर आने को कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके 1 से 2 महीनों के भीतर ही बहुत लोगों को अपने जो शरीर के जो लक्षण हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिलीफ आना शुरू हो जाता है। कभी कभार 3 से 6 महीना भी लग जाता है ये ट्रीटमेंट को पूरा अपना असर दिखाने को, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन आपके केस पे डिपेंड करता है। और एक सवाल होता है कि ये ट्रीटमेंट कितनी बार हमें करवानी पड़ेगी? देखिए ज़्यादा करके 90% लोगों को ये ट्रीटमेंट एक ही बार करवानी पड़ती है। कुछ 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ट्रीटमेंट में उतना बेनिफिट नहीं मिलता, तो उन केसेस में हम सेकेंड ट्रीटमेंट करने को भी सुझाव देते हैं। दूसरी बार रेडियो एक्टिव आयोडीन की ट्रीटमेंट कराना उतना ही सुरक्षित है जितना पहली बार आपने किया है। लोगों को डर लगता है वापस कराएंगे तो क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा? यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन ये जो दूसरी बार की जो ट्रीटमेंट है वो आपकी तुरंत नहीं होगी, उसके लिए कुछ महीने कुछ साल भी लग सकते हैं। तो ये बात का भी आप खास ख्याल रखिए। दूसरा, कैसे पता चलेगा कि आपको दूसरी बार ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी? ये आपके बॉडी के लक्षण बताएंगे और ये आपकी ब्लड की जांच बताएंगे।
तो जैसे ही आपने ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद में डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट के बाद में ब्लड टेस्ट कराने को कहते हैं। तो अगर आपके ब्लड टेस्ट में उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपको ये ट्रीटमेंट वापस करानी पड़े। कुछ ही ऐसे रेयर केसेस में ऐसा भी पाया गया कि 2 बार कराने के बाद में भी ये ट्रीटमेंट उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो उन केसेस में अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हो सकता है डॉक्टर आपको सर्जरी यानी ऑपरेशन का भी सुझाव करे, लेकिन ये अगेन आपके केस पे डिपेंड करता है। अब चलिए ये जानते हैं कि ये ट्रीटमेंट किन मरीजों को हम नहीं सुझाव करते यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। उसमें सबसे पहला है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए हम ये ट्रीटमेंट नहीं देते क्योंकि इसके वजह से आपके आने वाले जो शिशु है उस पर उनकी थायराइड ग्रंथि पे इसकी असर आ सकती है, तो इसीलिए हम वहाँ पे रेकमेंड नहीं करते। दूसरा है ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराती हुई महिलाएं। तो अगर आप स्तनपान करा रहे हैं तो आपके ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी ये रेडियो एक्टिव आयोडीन एक्सक्रीट होता है और जिसके वजह से आपका जो शिशु जो दूध पी रहा है उसकी थायराइड ग्रंथि पे भी इसकी असर आती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को हम तभी ही ये ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं अगर वो अपना बच्चे को दूध पिलाना बंद करना चाहती है, तभी हम ये ट्रीटमेंट ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन मदर्स को रेकमेंड करते हैं। तीसरा है अगर आप महिला है और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है, खास करके बड़े उम्र की औरतें जहाँ पे लेट शादी हुई है वो रुक नहीं सकते कि उनको और ट्रीटमेंट लेने के बाद में 1 साल रुके, तो उन केसेस में फिर हम ये कहते हैं कि आप फिर पहले प्रेगनेंसी प्लान आउट कर लो, तब तक उसके बाद में फिर हम ये ट्रीटमेंट देखेंगे। तो उन केसेस में भी हम तभी ये ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं करते। चौथा है अगर आपकी थायराइड की ग्रंथि बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है जिसको हम ओवर एक्टिव कहते हैं। अब देखिए अगर आपका थायराइड की ग्रंथि में बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव स्टेट में है उस वक्त पे अगर आप ये थेरेपी लेंगे तो हो सकता है आपको एक इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है जिसका नाम है थायराइड क्राइसिस। ये ना हो इसके लिए पहले हम यही सुझाव करते हैं कि पहले आप गोलियां ले लो, उसके बाद में आपकी थायराइड की ग्रंथि की कार्य हम थोड़ा सेटल करें, उसी के बाद में ही आपको ये ट्रीटमेंट हम रेकमेंड करते हैं। और पांचवा है अगर आपको एक्टिव थायराइड आई डिजीज है तो देखिए कभी कभी जब ग्रेव्स डिजीज और हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या होती है बहुत मरीजों को इसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम आते हैं, इसको हम थायराइड आई डिजीज कहते हैं। ये थायराइड आई डिजीज खास करके उन लोगों को ज़्यादा होता है जो लोग धूम्रपान या तो स्मोकिंग करते हैं। तो अगर आपकी एक्टिव थायराइड आई डिजीज है तो उन केसेस में भी हम ये रेकमेंड नहीं करते। और फिर भी अगर आपको ये थेरेपी का सुझाव किया गया है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको धूम्रपान करने को तो बंद कहे ही है, साथ ही साथ आपको कुछ स्टेरॉइड वाली गोलियों का भी इस्तेमाल करने को कहे ताकि आपकी आंखों की जो थायराइड आई डिजीज है वो थोड़ा सेटल हो। वरना तो कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया कि आफ्टर द RAI थेरेपी कभी कभी आंखों के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये थेरेपी है ये टीम वर्क से होती है। तो अगर आपको आई डिजीज है तो आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और आंखों के डॉक्टर का भी ग्रीन सिग्नल लगेगा हमें ये प्रोसीड करने के कि क्या आपके लिए ट्रीटमेंट सही होगी या नहीं होगी। तो ये मेजर 5 केसेस है जहां पे हम ये ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मरीजों ने रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ले ली फिर गायब ही हो जाते, कुछ महीने कुछ सालों तक आते ही नहीं है डॉक्टर के पास में, और फिर पूछे तो क्या हुआ, कुछ काम में बिजी हो गए थे। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये RAI थेरेपी के बाद में फॉलो अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ट्रीटमेंट होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद में आपके डॉक्टर ये देखेंगे, आपकी ब्लड टेस्ट कराएंगे देखने के लिए कि आपका थायराइड लेवल क्या है। कभी कभार रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के बाद में भी आपको एंटी थायराइड वाली जो दवाइयाँ है उसका भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं आपके डॉक्टर, तो ये देखने के लिए कि क्या आप सही मात्रा में गोलियाँ ले रहे हैं या आपकी गोलियों में चेंजेस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये परमानेंट साइड इफेक्ट ये भी हो जाता है कि हाइपरथायरॉयड से आपका बॉडी हाइपोथायरॉयड के स्टेट में पहुंच जाएगा। तो अगर आपका हाइपोथायरॉयड में स्टेट में पहुंच जा रहा है तो वो भी हमें टाइम पे पिकअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वो नहीं करेंगे तो आपके शरीर में हाइपोथायरॉयड वाले लक्षण आने शुरू हो जाएंगे और आपको वो कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए आपको रेगुलर फॉलोअप करवाना पड़ेगा, ताकि जब भी आप फॉलोअप में जाएंगे तो आपके डॉक्टर देखेंगे कि क्या आपको ये ट्रीटमेंट का सही असर हुआ है, नहीं हुआ है,
क्या आपका बॉडी में हाइपोथायरॉयड के स्टेट में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और अगर हाइपोथायरॉयड के स्टेट में है तो कौन से पावर की गोली आपको अभी लगेगी जिसके वजह से आपका थायराइड बैलेंस में रहे। तो ये सब तभी ही पॉसिबल हो पाएगा अगर आप रेगुलरली फॉलोअप करेंगे। तो फॉलोअप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि थायराइड की बीमारी में फॉलोअप करना ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड की बीमारी है और अगर टाइमली फॉलोअप नहीं हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिए। अब हम बात करते हैं कोई स्पेशल ऐसे केसेस जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशंस होते हैं। उसमें पहला है कि क्या ये थेरेपी छोटे बच्चे और टीनेज के बच्चों के लिए ठीक है। देखिए, ये थेरेपी वैसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है हम ये थेरेपी सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के ऑप्शन में ही इस्तेमाल करते हैं और उन केसेस में हम ज़्यादा करके एंटी थायराइड वाली गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन वो आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके क्या केस है, आपके डॉक्टर आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। और दूसरा स्पेशल कंसिडरेशन है वो है कैंसर्स। जी हाँ, थायराइड के कैंसर्स में भी ये ट्रीटमेंट हम रेकमेंड करते हैं। खास करके अगर आपको फॉलिक्यूलर या तो पैपिलरी वाला वैरायटी का थायराइड का कैंसर है तो वहाँ पे हम ये ट्रीटमेंट का सुझाव करते हैं। ये ट्रीटमेंट ज़्यादा करके हम ऑपरेशन होने के बाद में ही रेकमेंड करते हैं। क्या होता है, कभी कभार ऑपरेशन के बाद में कुछ थायराइड ग्रंथि के कुछ कोशिकाएं शरीर के अंदर रह जाती है तो वो आपको वापस मेटास्टेसिस कर सकती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार ये थायराइड के कैंसर लिम्फ नोड के अंदर भी भीतर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकते हैं। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसे कुछ कोशिकाएं जो छूट चुकी है उसको भी हम नाशित करते हैं। ज़्यादा करके जो थायराइड के कैंसर वाले जो मरीज़ होते हैं उनके शरीर में रेडियो एक्टिव आयोडीन के डोज की मात्रा बाकी के केस से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है। और कभी कभार ये थायराइड के कैंसर वाले मरीजों को ये ट्रीटमेंट देने के पहले हमें अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ सकता है अगर उनकी ओवरऑल हेल्थ ठीक ना हो तो इन सभी बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपको थायराइड का कैंसर है तो आप आपके डेफिनेटली आपके जो थायराइड के डॉक्टर है और जो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो आपको ज़्यादा गाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने देखा कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी क्या है, कैसे होती है, कहाँ होती है, किस तरीके से होती है, किन किन मरीजों में इसके सुझाव हम करते हैं, किन किन मरीजों में ये नहीं दी जाती। ये ट्रीटमेंट कराने के पहले आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको क्या खास ख्याल रखने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि आपके वजह से आने वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम ना लेके आए। ये सभी के बारे में हमने आज बात किया है। अगर आपको आज के इस वीडियो के द्वारा कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको आपके थायराइड की ग्रंथि के रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ने की कोशिश करती हूँ और जितना जल्दी से जवाब हो पाए मैं उतना कोशिश भी करती हूँ। लेकिन प्लीज़ आपके मेन जो डाउट है वो पूछिए, आप पूरा आपका मेडिकल केस मत लिखिए क्योंकि मैं आपके मेडिकल केस को पूरा डिटेल में नहीं जानती हूँ और मैं उतना प्रॉपर जस्टिस ना कर पाऊँ। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको उसके बारे में तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगली बार हम वापस मिलेंगे कुछ एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहे। नमस्ते।